तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा मौसम भी है, अच्छी सारी चीज़ें हैं। तो इस मौसम में करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी किताब उठाओ और चुपचाप बैठ जाओ, खामोशी के साथ में अपनी पढ़ाई करते रहो पूरे मन लगा करके। किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ नहीं करना, अपने अच्छे तरीके से खाओ पियो, तंदुरुस्त रहो और बस पढ़ाई में लग जाओ अपने। ठीक है। और इसी के साथ जिस एनर्जी के साथ हमने अपने चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर को शुरू किया था, उससे डबल एनर्जी के साथ अपने चैप्टर को अगेन हम इसको कोशिश करेंगे कि आज अपने चैप्टर को वाइंड अप कर दें। ठीक है। तो हम इसको ले जाने की कोशिश करेंगे आखिरी मोड़ तक, आखिरी पड़ाव तक। ठीक है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, तो अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने की डायरेक्शन में हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में अपनी देखी थी। हम बात कर चुके थे, अपने लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर चुके थे। एक इक्वेशन हम अपनी देख चुके थे जो कि आपके मास्टर की इक्वेशन थी। मास्टर की इक्वेशन क्या थी आपकी? GRmc²। क्या आप E इज इक्वल्स टू या E बराबर mc² याद रखेंगे? नहीं, आपने कौन सी याद रखनी है? GRmc²। यानी ये वो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको नॉन लिविंग से अलग करती हैं। यानी GR यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और mc² यानी मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हम बता सकते हैं इसमें से कौन सी डिफाइनिंग और कौन सी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है? बिल्कुल सही। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, while the metabolism, cellular organization and the consciousness is their defining properties या defining characteristics। ठीक है। चलिए, बात कर चुके थे हम कि टोटल बायोडाइवर्सिटी कितनी होती है। 1.7 से 1.8 मिलियन तक हम टोटल बायोडाइवर्सिटी देख चुके थे। अब बात करते हैं कि जो नया ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है उसका नाम हम कैसे रख रहे होते हैं। उसके नाम के रखने के लिए मैंने रूल आपको बताए थे। वो क्या रूल थे? जो प्लांट्स के लिए थे वो ICBN के अंदर आ रहे थे, जो एनिमल्स के अंदर थे वो ICZN के अंदर आ रहे थे। चलिए हम देखते हैं द रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि नोमेनक्लेचर किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या हम साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं, जो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस साहब ने। ठीक है। चलिए, कैरोलस लिनियस ने क्या कहा कि अब उन्होंने सबसे पहले क्या करना था कि एक लैंग्वेज डिसाइड करनी थी जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म को वर्ल्ड वाइडली जाना है। तो इसलिए उन्होंने किस चीज का सिलेक्शन किया? सबसे पहले उन्होंने लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज का सिलेक्शन किया। यानी मतलब क्या है कि उन्होंने लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज का सिलेक्शन किया। किस चीज के? नए ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए लैटिन या ग्रीक का ही क्यों किया? हम मानते हैं कि लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज जो होती हैं वो डेड लैंग्वेज होती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब से इनको बनाया गया और आज दिन तक इनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। जिस रूल्स के साथ ये लैंग्वेजेस बनाई गई थी उस रूल्स के साथ, उसी रूल के साथ ये आज भी रन कर रही हैं। इस वजह से कहा जाता है कि जो भी नामकरण या जो भी तुम क्लासिफिकेशन लिखने जा रहे हो वो किस में लिखो? लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज के अंदर लिखो। चलिए बात करते हैं आगे। अपनी कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि जो नाम दिया जाता है वो ग्रीक या लैटिन में दिया जाता है। उसके साथ जब हम इसका नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा कि हर एक नाम के जो होते हैं दो वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट लेटर जो होता है आपका वो फर्स्ट लेटर क्या होता है? वो जेनेरिक नेम होता है। और सेकंड लेटर जो होता है, सेकंड जो वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है, फर्स्ट वर्ड नेम का जो फर्स्ट वर्ड होता है आपको वो जेनेरिक नेम होता है। जबकि जो सेकंड वर्ड होता है वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट होता है।
यानी अगर नाम हमने ले लिया किस चीज का, आम का, क्या बोल दिया, मैंगो का नाम हम देते हैं मैंजीफेरा इंडिका, नाम दिया हमने क्या, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका लिन। बात बताएंगे क्यों कहा, अब मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, बस इसको देखते जाएं, एक वो नाम सारी चीज को क्लासिफाई कर देगा। देखें, अगर हम बात करते हैं मैंजीफेरा इंडिका, इस तरीके से क्या क्या चीजों को बता रहा है। सबसे पहले तो उसने कहा कि किसी भी स्पीशीज के नाम में दो वर्ड होते हैं, एक मैंजीफेरा होगा, एक इंडिका होगा, यानी एक फर्स्ट लेटर होगा, एक सेकंड लेटर होगा। ये होगा आपका जेनेरिक नेम, ये होगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। जब आप इनको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते हुए साइंटिफिक नेम को हमेशा इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स मतलब क्या होता है, इटैलिक्स यानी ऑब्लिक मोड में या तिरछा करके लिखने को, जो हम लाइक किस तरीके से लिखते, किस तरीके से अगर इसको प्रिंट करेंगे तो लाइक कुछ इस तरीके से इस तरीके से चलें कि मैंजी फेरा इंडिका, यानी सीधा ना होकर के लेटर कुछ क्या होता है, ऑब्लिक या तिरछा दिखाई देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इटैलिक्स कहते हैं। ये क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल फॉन्ट प्रिंट होया हुआ है उससे उसके बीच में अगर कोई इटैलिक्स वर्ड आता है तो वो आसानी से पहचान लिया जाता है, वो बता देता है कि वो नॉर्मल वर्ड ना होकर के क्या है, कोई साइंटिफिक नेम है। चलिए, लेकिन तब क्या होगा जब हम अपने हाथ से लिख रहे हैं, जब हम अपने हाथ से लिख रहे हैं तो तिरछा करके नहीं लिख सकते, ऑब्लिक करके नहीं लिख सकते, तो नीड आ जाती है उस अंडरलाइन की, इस हाइफन की जो मैंने खींच रखा है। यानी कि जब आप अपने हाथ से लिख रहे हो, व्हेन राइटिंग बाय हैंड, जब हाथ से लिख रहे हो तो हाथ से लिखने के दौरान हम क्या करेंगे, हाथ से लिखने के दौरान हम हर एक वर्ड को यानी जेनेरिक नेम को भी स्पेसिफिक एपिथेट को भी अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन, यानी फर्स्ट वर्ड को भी और सेकंड वर्ड को भी अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ये आपका साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का रूल हो जाएगा। चलिए, एक वर्ड रह गया लास्ट में, लिन, ये हमने अंडरलाइन नहीं किया, ये हमने इटैलिक्स में नहीं किया, ये हमने ऐसे लिख दिया। मतलब क्या था, मतलब ये था कि जब आप किसी साइंटिफिक, जिस साइंटिस्ट ने उसका नाम लिखा है, क्या कहा मैंने, जिस साइंटिस्ट ने उस स्पीशीज का नाम दिया है क्लासिफिकेशन के थ्रू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को याद रखते हुए, तो उसका नाम शॉर्ट में सबसे आखिर में लिखेंगे। क्या कहा कि उसका नाम शॉर्ट में लिखेंगे, फुल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, और सबसे आखिर में लिखेंगे, ना ही तो उसको अंडरलाइन करेंगे, नो अंडरलाइन, ना ही इसको बोल्ड या इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो नाम जो होगा साइंटिस्ट का नाम होगा ये लास्ट में जाएगा, लास्ट में इन शॉर्ट फॉर्म में। समझ में आया क्या, यानी लास्ट में जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में जाएगा, तो इसी चीज को हम क्या कह देंगे, आपका साइंटिफिक के नोमेनक्लेचर के रूल्स। ये आपके सारे रूल्स हैं। देखे, इसका अंडरलाइन करना या इसका ऑब्लिक करके लिखना, ये इसके लैटिनाइजेशन को बताता है, यानी ये बताता है कि इसका अगर हमने अंडरलाइन कर दिया, इसको तिरछा करके इसको प्रिंट किया, तो ये बताता है कि लैटिन चीजों से ओरिजिनेट होया हुआ है। ये आपके सारे के सारे साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के रूल हैं। क्या आपको ध्यान रहेंगे?
नंबर एक लैटिन या ग्रीक में उसका होना चाहिए लैंग्वेज, और दूसरी लैंग्वेजेस नहीं होनी चाहिए ताकि लैंग्वेज इशू ना हो। ये वर्ल्ड वाइडली इसी लैंग्वेज के साथ जाना जाएगा। उसके अंदर 2 वर्ड होने चाहिए, फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम, सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। कि फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, मैंजिफेरा का एम जो होगा वो कैपिटल होगा, जबकि इंडिका का आई जो होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब उसको हम क्या कर रहे हैं, छाप रहे हैं, किस चीज से, प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्रिंटर से प्रिंट करते हुए दोनों वर्ड को हम क्या करते हैं, इटैलिक्स में करते हैं या ऑब्लिक राइटिंग में उसको करते हैं, इटैलिक्स कर देते हैं। इटैलिक्स करना क्या बताता है इसका, इटैलिक्स करना आपको इसका बताएगा कि लैटिनाइजेशन ओरिजिन है। नेक्स्ट आपका हम देखेंगे कि अगर हम उसको हाथ से लिख रहे हैं तो क्या करेंगे। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसमें हम दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं अगेन लैटिनाइजेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर साइंटिस्ट का नाम होगा तो साइंटिस्ट का नाम सबसे आखिर में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे। चलिए, ये हो गई आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल, और यहां से आपका नया चीज टॉपिक शुरू होगा जो कि कैटेगरीज होगी ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या बात करी हमने कि कैटेगरीज होगी फॉर क्लासिफिकेशन, या क्या कहेंगे उसको हम, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती हैं वो कैटेगरीज होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए मदद करती हैं। मतलब क्या है कि जो कैटेगरीज किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इजी बनाती हैं वो आपकी किसके अंदर आती हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर आती हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जैसे अगर हम बात करने लगे तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर क्या करेंगे, हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और उसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकर के उसके बेसिक लेवल से अपर लेवल तक। जैसे अगर हम बात करने लगे किंगडम या फाइलम, सारी जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं ये आपकी टोटल 7 होती है। आपकी सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली जो कैटेगरी होती है वो होती है किंगडम या फाइलम, किंगडम। नेक्स्ट वन इज योर डिवीजन या फाइलम। फर्स्ट वन इज योर किंगडम जो कि अपर मोस्ट या हाईएस्ट डिग्री होती है किस चीज की, क्लासिफिकेशन की। देन आपकी डिवीजन या फाइलम हो जाएगी किंगडम डिवीजन, एंड देन नेक्स्ट वन इज योर क्लास, एंड देन नेक्स्ट वन इज योर ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। मतलब क्या है कि अगर हम जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को देखना चाह रहे हैं तो वो टॉप टू बॉटम इस तरीके से चलेंगी, वो टॉप टू बॉटम इस तरीके से चलेंगी कि ये जो होगी ये आपकी हाईएस्ट रैंक होगी, हाईएस्ट रैंक होगी, हाईएस्ट रैंक होगी, और ये आपकी लोवेस्ट रैंक होगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम क्लासिफिकेशन करना शुरू करेंगे तो उसको यहां से रखना शुरू करेंगे, उसके स्पीशीज में उसका नाम लिखेंगे, उसके बारे में सारी चीजें, फिर वो किस जीनस से रिलेट कर रहा है, किस फैमिली से, किस ऑर्डर से, किस क्लास से, किस डिवीजन से और किस किंगडम से बिलोंग कर रहा है। लाइक वो किंगडम एनिमल से है, किंगडम प्लांट से है, किंगडम किसी मोनेरा से है, किसी और चीज से है, या प्रोटिस्टा से है, किसी भी उन 5 किंगडम में से, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, उनमें से किसी भी किंगडम से हो सकता है, और उसका हम सारा का सारा डिवीजन करेंगे। ध्यान ये रखना है बस हमें कि जब हम डिवीजन कर लिखते हैं तो डिवीजन जनरली हम एनिमल के लिए लिखते हैं, और जब हम फाइलम लिखते हैं तो फाइलम जनरली हम एनिमल के लिए लिखते हैं, और अगर हम डिवीजन को देखते हैं तो डिवीजन जनरली हम किस चीज के लिए लिखते हैं, डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि फाइलम और डिवीजन में हमने स्लैश क्यों लगा दिया। तो जैसे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, जैसे कि फाइलम
और सारे के साइलम, फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और सारे के सारे कहाँ तक, कॉर्डेटा तक। ठीक है, देन क्लास हो गई आपकी, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज हो गई। ठीक है, चलिए ये आपकी सारी की सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आती हैं। अब जो चीज आप यहाँ पे इसके सामने फिल करेंगे, जो चीज आपके सामने आप यहाँ पे इसके सामने फिल करेंगे, जो आप इसके सामने फिल करेंगे, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सा। समझ गए? यहां पर जो भी चीज आप लिखने जा रहे हैं, चाहे वो प्लांट लिखो, चाहे वो एनिमल लिखो, चाहे वो कुत्ता लिखो, चाहे वो बिल्ली लिखो, चाहे वो डॉग लिखो, चाहे वो कैट लिखो, चाहे वो कुछ भी लिखो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके हर एक टैक्सा हो जाएंगे। चाहे वो प्लांट में तो गेहूं लिख दो, चाहे वो प्लांट में राइस लिख दो, चाहे वो प्लांट में मैंगो लिख दो, चाहे वो प्लांट में शहतूत लिख दो, चाहे वो प्लांट में ब्लैक डेट लिख दो, चाहे वो कुछ भी चीजें लिख दो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके टैक्सा। और वो कहीं ना कहीं किस चीज से, एक रैंक से बिलोंग कर रहे होंगे, उसके सामने वाली रैंक से। यानी जो लोवेस्ट रैंक हो सकती है वो स्पीशीज हो सकती है, और जो हाईएस्ट रैंक हो सकती है वो डिवीजन किंगडम हो सकती है, किंगडम हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टर किस तरीके से वेरी करते हैं। ऐसे मान करके चलें कि जब हम देखेंगे कि हम ह्यूमन हैं और हम ऑर्गेनिज्म हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जब हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन के साथ में भी जब हम इंडियन हैं और इंडियन के साथ में भी जब मैं मेरी फैमिली से हूं, जब मैं मेरी फैमिली से हूं, तो मेरे अंदर एक कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। लेकिन जब मैं ह्यूमन काउंट करा जाऊंगा तो मेरे अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे जो सभी ह्यूमन के अंदर पाए जाने चाहिए। यानी जब हम बात करते हैं स्पीशीज के बारे में, तो स्पीशीज के लेवल पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो ज्यादा स्पेशल होती हैं, यानी मोर स्पेशल होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं मोर स्पेशल होती हैं या मोर स्पेसिफिक होती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं डिवीजन के लेवल पर तो ये मोर कॉमन होंगी। ठीक है, लेस स्पेसिफिक होंगी, लेस स्पेसिफिक होंगी। ठीक है, ये हो गया आपका। यानी जब हम बात करेंगे किंगडम में तो इसमें मोर कॉमन कैरेक्टर मिलने वाले होंगे, लेकिन स्पेसिफिकेशन कम मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी भीड़ के बीच में एक स्पेशल कोई ऑर्गेनिज्म खो जाएगा, तो जबकि वो छोटी भीड़ में नहीं, छोटी से कहीं एक जगह का हिस्सा होगा, तो हम उसके स्पेशल कैरेक्टर से उसको हम जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं, क्या करते हैं, हम बात करेंगे कि स्पीशीज, जीनस, इन सब में रिलेशन क्या होता है। एक्चुअली नीचे वाले जो होता है, ऊपर वाले जो होता है, नीचे वाले रिलेटेड चीजों से या नीचे वाले रिलेटेड इस रैंक से मिलकर के बना होता है। अगर हम बात करते हैं जीनस के बारे में तो जीनस क्या हो जाएगा, वो रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फैमिली के बारे में तो फैमिली रिलेटेड जीनस का ग्रुप हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं क्लास के बारे में तो क्लास रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं डिवीजन के बारे में तो वो रिलेटेड क्लासेस का ग्रुप हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं किंगडम के बारे में तो वो रिलेटेड डिवीजन का ग्रुप हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो इसी चीज को हम नीचे से ऊपर तक देख करके चलेंगे। बात करते हैं स्पीशीज। देखें, स्पीशीज जो हो सकती है किसी भी एनिमल की, उसकी स्पेसिफिक स्पीशीज होती है, वो किसी ना किसी स्पीशीज से रिलेट कर रहा होता है। और जब उसको हम स्पीशीज से बात करते हैं तो वो किसी ह्यूमन स्पीशीज से हो सकता है, कोई एनिमल जो है किसी भी स्पीशीज से हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये एक मोस्ट बेसिक क्राइटेरिया है किस चीज का, क्लासिफिकेशन का। और जब हम बात करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो ये अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ में जाना जाएगा। यानी जब स्पीशीज लेवल पर हम क्लासिफिकेशन देख रहे होते हैं तो कैरेक्टर्स जो होते हैं आर मोर स्पेसिफिक। क्या लिख दिया मैंने? कैरेक्टर जो होते हैं आर मोर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि वो कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हमने बात कर दी, कि अगर हमने कह दिया कि बर्ड के बारे में बात कर दी,
तो बर्ड में कौन सी बर्ड है, वो किस स्पीशीज से रिलेटेड बर्ड है, तो आप उसी स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। लाइक कोई फ्रूट ईटिंग बर्ड है, कोई इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है, तो उसकी ही स्पीशीज के बारे में बात करेंगे, उससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका जीनस। जीनस क्या हो जाता है? जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम जीनस के बारे में बात करेंगे तो उससे नीचे जो भी रिलेटेड स्पीशीज होगी तो वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। यानी एक से ज्यादा रिलेटेड स्पीशीज मिलकर के क्या बनाएंगी? एक जीनस आएंगी, एक जीनस का फॉर्मेशन करेंगी। यानी एक स्पीशीज 1 होगी, एक स्पीशीज 2 होगी, एक स्पीशीज 3 होगी, ये सारी मिलकर के क्या बना रही होंगी? एक कॉमन जीनस के अंदर आ रही होंगी। मतलब ये है कि अगर हम देखें तो स्पेसिफिसिटी यहां से जब यहां तक जाएंगे वो कम हो जाएंगे। यानी जीनस के अंदर जो होंगे कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होने लगेंगे। जो इन दोनों के अंदर कॉमन कैरेक्टर हो गए तभी तो तुमने इधर रखा होगा, इन दोनों के अंदर कॉमन कैरेक्टर रखे तभी तो इधर रखा होगा। जब इन दोनों में कैरेक्टर कॉमन है, इन दोनों में कैरेक्टर कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर कॉमन होने चाहिए, तभी वो जीनस के अंदर आते हैं। यानी द इंडिविजुअल विच बिलोंग्स टू द सेम या विच बिलोंग्स टू द रिलेटेड स्पीशीज कम्स इन सेम जीनस। समझ गए आप? दिस इज योर सेकेंड रैंक या सेकेंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब हम बात करते हैं जीनस से आगे बढ़ करके तो नेक्स्ट वन इज योर फैमिली। जब आप फैमिली में आ जाते हो तो आपके पास जो रिलेटेड जीनस होंगे उनके ग्रुप मिलने लगेंगे। मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज जो होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस जो होगा आपका क्या कहलाएगा? वो फैमिली कहलाएगा। फैमिली कहलाएगा। अगर देखें हम बात करते हैं फैमिली के लिए जो हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो फाई-सी, ए-ई या ए-सी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जीनस के लिए जो हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो एल-एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या होगा ये हम नेक्स्ट लास्ट में जब एग्जाम्पल देख रहे होंगे तो सारी चीजें वहां समझ में आ जाएंगे। यानी ग्रुप के फैमिली के लिए जो हम सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे वो फाई-सी, ए-ई या ए-सी आ जाएगा, जबकि जीनस के लिए जो होता है वो एल-एस सफिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या होगा कि जब फैमिली आ जाती है तो फैमिली रिलेटेड फैमिली मिलकर के क्या बनाती है? रिलेटेड फैमिली मिलकर के आपका ऑर्डर बना रही होंगी। तो ऑर्डर क्या हो जाता है? ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। यानी रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप आपको मिलकर के फैमिली बना रहा होगा। यानी जो भी अनरिलेटेड अगर कोई फैमिली है जो आपस में रिलेट नहीं कर रही है, जिनके बीच में कॉमन कैरेक्टर्स नहीं आ रहे हैं, वो कभी भी सेम ऑर्डर के एग्जाम्पल हो ही नहीं सकते। अगर आपको किसी भी दो फैमिली को सेम ऑर्डर के अंदर रखना है
तो उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होना पहली शर्त है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का पाया जाना जरूरी शर्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका क्लास। यानी क्लास इसी तरीके से क्या हो जाएगा? क्लास हो जाएगा आपका जो कॉमन के रिलेटेड जो ऑर्डर हो जाएंगे, रिलेटेड ऑर्डर हो जाएंगे, वो क्लास में आ जाएंगे, और रिलेटेड क्लास आपकी फाइलम में आ जाएंगी, और फाइलम आपका अगेन आकर के क्या बनाएगा? किंगडम बना देगा। ठीक है, तो यानी यहां से यहां तक अगर हम जाएं तो स्पीशीज मिलकर के जीनस बना रही होती हैं, जीनस मिलकर के फैमिली बना रही होती हैं, फैमिली मिलकर के ऑर्डर बना रही होती हैं, ऑर्डर मिलकर के क्लास, और क्लास मिलकर के फाइलम या डिवीजन, एंड देन फाइनली वी गो टू द किंगडम। ठीक है, समझ गए आप? फाइलम और डिवीजन में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था कि फाइलम जब हम बात करेंगे तो एनिमल के बारे में बात करेंगे, जब डिवीजन हम बात करेंगे तो प्लांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉमन नेम आ जाता है किसका? मैन का। मैन का जो कॉमन नेम आता है वो क्या आ जाता है? होमोसेपियंस। कहीं आपने लिख दिया होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में पहला नाम देखो, सबसे पहले तो हमारे जो बायोलॉजिकल रूल्स के जो हैं वो फॉलो होने चाहिए कि दो नाम में दो वर्ड्स होने चाहिए। वर्ड में पहले लेटर डोमिनेंट होना चाहिए और दूसरा रिसेसिव आपका होना चाहिए रिसेसिव। यानी पहला कैपिटल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए आपका? स्मॉल होना चाहिए। तो अब जब हम इसको स्टडी करेंगे तो पहला क्या था? पहला जेनेरिक नेम था, देन आपका स्पेसिफिक एपिथेट था। तो जेनेरिक नेम जो होता है ये आपके जीनस को बता देता है, तो जेनेरिक नेम बिलोंग्स टू द जीनस, डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम फैमिली के बारे में बात करने लगे, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन की जो फैमिली आती है वो होमोनिडी आती है, तो हम बात करते हैं तो होमोनिडी के अंदर रख देंगे। और अगर आप देखे होंगे कि प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स, हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो अगर हम एनिमल के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, तो ह्यूमन जो आता है वो ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आता है। ठीक है, मैंने बताया था कि फैमिली के अंदर सफिक्स लगाया जाता है फाइसी, एई या एसी। तो क्या यहाँ पर हमारा सफिक्स एई आ चुका है? देन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट हो जाएगा आपका रिलेटेड क्लास का क्लास हो जाएगी आपकी मेमेलिया, और कोर्डेटा फाइलम के अंदर आता है। क्या हो जाएगा ये? कोर्डेटा फाइलम। ठीक है, समझ में आया क्या अच्छे से? मैन के बारे में अगर हम बात करने लगे तो होमोसेपियंस इसका साइंटिफिक नेम होता है, जिसमें से होमो आपके किसको करेगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और फैमिली को आप क्या हो जाएगा? होमोनिडी हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगा आपका प्राइमेटा, क्लास हो जाएगी मेमेलिया, डिवीजन हो जाएगा आपका कोर्डेटा। इसी तरीके से हम आगे की देख सकते हैं, जैसे अगर हम उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका मैंगो का। मैंगो का क्या हो जाता है आपका? मैंगो हो जाता है आपका मैंजीफेरा इंडिका। किसने बताया था ये? मैंजीफेरा इंडिका लिनियस ने बताया था, इसी चीज को हमने डिस्कस करा था। इनका जो फर्स्ट है वो अगेन किसको बनाना चाहिए? मैंजीफेरा, जो कि जीनस को बता देगा। कौन सी फैमिली से आते हैं? एनाकार्डिएसी। अगेन डिड यू नोटिस द व्हाट आई सेड के सफिक्स वी विल यूज फाइसी, एई या एसी। तो हमने यहाँ पे एसी सफिक्स इस्तेमाल कर लिया। कौन से ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे? ये अगेन ऑर्डर आ गया आपका एल्स। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। हमें कोई अगर वर्ड दे दिया गया, कोई क्लासिफिकेशन दे दिया गया, उसमें पूछा जाता है हमसे कि कौन कौन सा किस किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर के लिए जो सफिक्स होगा ये आप एलस पहचानेंगे। फैमिली के लिए जो सफिक्स होगा वो फाइसी, एई या एसी पहचानेंगे। ठीक है, आपका क्लास हो जाएगी, इसमें डाइकोट से बिलोंग करता है, ये आप सब जानते ही हैं कि क्यों, क्योंकि इसके जो हम सीड देखते हैं तो सीड में क्या कितने होते हैं? 2 कोटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए डाइकोट होता है। और कौन सा है? एंजियोस्पर्म में से आता है।
ना कि जिम्नोस्पर्म। उससे पहले जैसे देखें हम तो उससे पहले भी जो प्लांट किंगडम के अंदर देखते हैं एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो और एंजियो, तो यानी एंजियोस्पर्म में से आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर वीट। वीट में कौन सा आ जाता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम में ट्रिटिकम हो जाएगा आपका जीनस और इसकी फैमिली हो जाएगी पोएसी, ऑर्डर हो जाएगा आपका पोएस, अगेन एलस, और उसके बाद में आपका क्लास हो जाएगी मोनोकोट। क्यों? क्योंकि मोनोकोट से बिलोंग करता है। और फाइलम हो जाएगा आपका, अब हम यहाँ फाइलम ना कह करके हम इसको बोलेंगे डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। उसके साथ आपका हाउस फ्लाई, ये आपका होमवर्क है, ये सारी चीजों को आप देखेंगे। ठीक है, सारी चीजें आपकी इस चैप्टर की बड़ी प्यारे तरीके से वाइंड अप हो चुकी है। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। आप ध्यान रखेंगे क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है, क्या टैक्सा है, क्या टैक्सॉन है। आप ध्यान रखेंगे क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, किस तरीके से रैंक होती है, रैंक का सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। चलो एक रैंक की सीक्वेंस की ट्रिक मैं आपको दे देता हूं। हमें पता है कहां गया आपका ये एयर, लाइक एयर है, यहां पे क्या होगा आपका किंगडम। किंगडम ये आ जाएगा एनिमेलिया। नेक्स्ट वन इज योर एनिमेलिया, नेक्स्ट वन इज योर प्लांटेई, नेक्स्ट वन इज योर प्लांटेई। यानी दो प्लांट किंगडम के हैं, दो एनिमल किंगडम के हैं। आपको सीक्वेंस इसकी याद रखनी है एज इट इज। कैसे याद रखोगे? के डी कॉफ जी एस। केडी को कॉफी पिलाएगा कौन? जीएस, समझाते हुए। केडी को कॉफी पिलाएगा कौन? जीएस। कैसे? के से हो जाएगा आपका किंगडम, डी से हो जाएगा आपका डिवीजन, सी से हो जाएगा आपका क्लास, ये ओ आपका रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर को, एफ आपका फैमिली, देन नेक्स्ट वन इज योर जीनस, एंड देन नेक्स्ट वन इज योर स्पीशीज। समझ गए? चैप्टर को हम अपने यहां क्लोज करते हैं। उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको आई होंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आई होंगी। अब आपका काम पूरे चैप्टर को रीड करना, पूरे चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाना, जो नोट्स मैंने बनवाए हैं उनको अच्छे से करना। किसी चीज़ की कमी दिख रही है तो बुक, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो बुक खोल करके देखो, अपने अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ो। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बुक्स में से मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं हमारे नोट्स में से मिल जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे उतने अच्छे तरीके से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना हर एक चैप्टर के ऊपर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, उतने ज़्यादा हमारा टॉपिक उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं? अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, यानी एड्स मतलब होती है हेल्प, यानी दोज थिंग्स विच हेल्प टू क्लासिफाई एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब वो चीजें जो किसी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में मदद करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स यानी टैक्सोनॉमी के लिए की जाने वाली मदद। कैसे कैसे मदद? यानी कोई चीजें हमें प्रोवाइड कराएंगे, सोर्स प्रोवाइड कराएंगे किसी चीज की डिस्कवरी के लिए, दैट जिसके अंदर उससे रिलेटेड, या मान करके चलो कि हमने कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, या ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करने के बाद में अब हम उससे रिलेटेड, उससे मिलती जुलती चीज़ों को कहाँ देखेंगे? तो या उससे हम उसको पता लगाना है कि वो कोई पुराना डिस्कवर्ड है या हम कोई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ें इन सारी चीज़ों को पता लगाने में मदद करती हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो हो जाती है आपकी टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे
हर्बेरियम के बारे में या हर्बेरियम शीट्स के बारे में। देखें, हर्बेरियम या हर्बेरियम शीट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज द रिजर्वॉयर ऑफ ड्राई एंड डेड स्पेसिमेंस। मतलब क्या करा जाता है? मतलब यह है कि एक फाइल होती है जिसके एक पेज के अंदर हम सारी अपनी चीजों को, आप देख रहे होंगे ये हर्बेरियम कहाँ होते हैं जनरली, ये जैसे हमारे स्कूल्स में जो बनाए जाते हैं, जो शीट बना करके जो दी जाती हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हर्बेरियम होता है। जैसे ये फाइल ये आपको दिख रही होगी, ये फाइल से सारी की सारी रखी हुई दिख रही हैं, ये क्या होता है? ये हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम, हर्ब आपको वर्ड खुद बताएगा, ये हर्ब यानी प्लांट से रिलेटेड है। कुछ चीज ऐसी है जो प्लांट से रिलेटेड है। हम करते कैसे हैं? हर्बेरियम शीट को तैयार कैसे करते हैं? जब हमें हर्बेरियम शीट तैयार करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम कहीं खेती की जमीन में जाते हैं, कहीं कल्टीवेशन जो क्रॉप फील्ड्स होती हैं उस जगह जाते हैं, किसी एक प्लांट के सैंपल को किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट करते हैं कि उसके अंदर एक स्टेम होना चाहिए छोटा सा, और उसके अंदर लीफ होनी चाहिए, और अगर हो सकता है तो उसके अंदर उसका फ्लावर होना चाहिए। क्या करा हमने? उसको कुछ इस तरीके से ब्रेक किया, उस तरीके से कुछ सैंपल को कलेक्ट किया कि उसके फ्लावर, उसकी लीव्स और उसकी स्टेम के कैरेक्टर हमें दिख जाएं। फ्लावर के कैरेक्टर से क्या होता है? फ्लावर के कैरेक्टर से हमें उसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स का पता लग जाता है, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए अगर हम बात करने लगे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर में से सबसे ज्यादा स्टेबल कैरेक्टर जो क्लासिफिकेशन के लिए देगा वो क्या देगा? फ्लावर देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? लेकर के आ गए, ला करके अब इसको हम कुछ दिन के लिए सुखाने के लिए बुक के अंदर रखेंगे और उसके ऊपर वेट कर देंगे। क्या करेंगे? इसको बुक के अंदर हमने पैक किया और पैक करके रख दिया, और इसके ऊपर क्या रख दिया हमने? वेट रख दिया। उससे क्या होगा? वेट रखने से क्या होगा? वेट रखने से ये होगा कि ये एक बिल्कुल फ्लैट कैटेगरी के फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपका, जिससे ये आपका एक डेड प्लांट आपका बिल्कुल सिक्योर रहेगा। डेड प्लांट आपका सिक्योर रहेगा। आपका प्लांट ये अगर आप ऐसे रख देते, कहीं खुले में रख देते, तो खुले में शायद इसकी लीव्स कहीं चले जाती, इसका फ्लावर कहीं चला जाता। तो लेकिन जब हम रखेंगे इसको कहां पर? एक बुक के नीचे दबा करके, बुक के अंदर पहले हम इसको पैक करेंगे, देन उसको रखेंगे। जब इस तरीके से रखेंगे तो जिस फॉर्म में तुमने उसको रख दिया, 5 दिन बाद हम उसी 5-7 दिन बाद में, लगभग 1 वीक के टाइम के बाद जब हम इसको वहां से निकालते हैं तो इसी फॉर्म में बिल्कुल सूखा सूखा निकलता है वो, और एक शीट पर, जिसको हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट का एक साइज इंपॉर्टेंट है, जो कि कितना होता है? 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 12 इंचेस एंड 16 इंचेस। सेंटीमीटर ना करके हम कहते हैं इसमें 12 इंचेस इंटू 16 इंचेस का साइज इसका होता है, 12 इंटू 16 का। ठीक है, तो 12 इंटू 16 का जो साइज होता है ये हर्बेरियम शीट का साइज होता है। अब हर्बेरियम शीट में अपने स्पेसिमेन रखने के बाद में इसके एक कॉर्नर में हम सबसे पहले तो जहां से हमने कलेक्ट किया है उस जगह का नाम लिखेंगे, जो ये प्लांट है उसके स्पेसिमेन का नाम लिखेंगे, और जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम लिखेंगे। क्या क्या चीजें होती हैं? जहां से कलेक्ट किया है उस जगह का नाम लिखेंगे, जो है उसका साइंटिफिक नेम, और उस एरिया के अंदर जिस लोकल नाम से इसको पुकारा जाता है उसका लोकल नाम लिखेंगे, और जिसने कलेक्ट किया है उस कलेक्ट करने वाले का नाम लिखा जाता है। और ये फाइल फिर सिक्योर कर दी जाती है फॉर फर्दर स्टडीज।
अब अगर हम देखने लगे तो हर्बेरियम एक तरीके से आपके पास सोर्स हो गया सो मैनी प्लांट्स की स्टडी का एकदम से अवेलेबल प्लान हो गया एक तरीके से। कैसे? मान करके चलो कि आपने कोई प्लांट डिस्कवर किया, आपको लग रहा है कि नया है, तो आप क्या कहाँ जाओ, उसको लेकर के जाओ, सीधा हर्बेरियम के अंदर जाओ और हर्बेरियम के अंदर से जा करके फाइल्स निकालो और इसको तुरंत के तुरंत रीड करना शुरू करो। जैसे हम देखेंगे अगर उससे रिलेटेड कोई चीज वहां पर होगी तो वो उसमें आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर्बेरियम आपको इमीडिएट प्लान प्रोवाइड कराता है किसी भी चीज की स्टडी के लिए या किसी भी टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। समझ में आया सारी चीज? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका होगा जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा आपका। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, देखें, आप अगर जूलॉजिकल पार्क से समझ रहे होंगे तो बात आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ एनिमल के ऊपर। कैसे हमने कह दिया एनिमल के ऊपर? जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं एक्चुअली वो होते हैं जो जू हम अपने शहरों के बाहर अक्सर सुनते हैं कि भाई उस जगह पर शहर के बाहर क्या है, जू है। तो इसके अंदर हम क्या कलेक्ट करते हैं? इसके अंदर हम लिविंग एनिमल का कलेक्शंस रखते हैं, यानी दिस इज द कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल। दिस इज द कलेक्शन ऑफ क्या कहा? दिस इज द कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल, जिसके अंदर आप किसी एनिमल को इस तरीके से रखते हैं कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को फील कर पाता है, यानी ये फील करता है कि जैसे आपने इसको इसके नेचुरल एनवायरनमेंट में रख रखा है, यानी एनिमल केप्ट in the atmosphere like natural। ठीक है, नेचुरल मतलब क्या है? हम ऐसी चीजें इकट्ठा करते हैं, हम ऐसी चीजें इसको प्रोवाइड कराते हैं जो कंप्लीट फॉरेस्ट के तरीके से होता है। तो ये क्या हो जाते हैं? आपके जूलॉजिकल पार्क्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम देख सकते हैं कि किसके है, राइनोसोर्स के लिए है, किस चीज़ के लिए, हाथी के लिए है, एलिफेंट के लिए है। और अगर हम बात करने लगे तो एक आपने सुना होगा सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, वो भी एक तरीके से जूलॉजिकल एक तरीके से कंजर्वेशन मेथड हो गया आपका, किसके लिए? जो आपके रेयर एनिमल हैं। ठीक है, यानी जूलॉजिकल पार्क आपको एक वो भी तरीका प्रोवाइड कराता है जो आप किसी रेयर या एंडेंजर्ड एनिमल को, एंडेंजर्ड एनिमल यानी वो एनिमल जो बस बिल्कुल जिसकी पॉपुलेशंस बिल्कुल एकदम उसकी ख़त्म होने पर है या एंड होने पर है, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी लाइफ को अगर ख़तरा हो गया तो इसकी स्पीशीज लगभग एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू endangered species, provide protections to ठीक है। तो ये चीज है हमारे, क्या करता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज को ये प्रोटेक्शन देता है। और क्या हमने कहा कि एनिमल को रखने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें वो फील करता है लाइक एकदम नेचुरल। लाइक नेचुरल कैसे? जैसे हमें पता था कि ये जो एक स्वान जो है, जो कि हंस है, वो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक वाटर बॉडीज में और नेचुरल वाटर बॉडीज में रहना पसंद ज़्यादा करती है। तो बत्तख वगैरह ऐसी जो चीज़ होती है उनको हम कहाँ ग्रो करा रहे, उनके लिए क्या प्रोवाइड कराते हैं? एक्वेटिक वाटर बॉडीज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जैसे वाइल्ड एनिमल होते हैं तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स वगैरह उनके लिए बनाए जाते हैं, उनके लिए वाइल्ड कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो 8 हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा म्यूजियम। और म्यूजियम क्या होते हैं, चलिए बताएं। देखिए, हमने कहा जूलॉजिकल पार्क जो होंगे, जूलॉजिकल पार्क आपके रिजर्वॉयर होंगे फॉर एंडेंजर्ड बट लिविंग एनिमल्स के लिए। जू मतलब एनिमल आ गया। जब कि म्यूजियम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो म्यूजियम जो होता है, म्यूजियम में आप प्रिजर्व करके रखते हो किसी भी एनिमल या प्लांट का डेड स्पेसिमेन। हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं डेड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब हमने देखा कि हर्बेरियम स्पेशली प्लांट के लिए था, जूलॉजिकल पार्क स्पेशली एनिमल्स के लिए था, जबकि म्यूजियम को अगर हम देखने लगे तो म्यूजियम आपके ना ही तो वो पूरी तरीके से प्लांट के लिए है और ना ही पूरी तरीके से किस चीज के, एनिमल के लिए है। ठीक है, समझ गए। तो म्यूजियम में क्या रखा जाता है, म्यूजियम में स्पेसिमेन तैयार करके, स्पेसिमेन क्या होते हैं कि जैसे डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, लाइक कैसे कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसको एक सॉल्यूशन में यानी हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर भर करके रखा जाता है, ताकि उसको क्या करा जाए, एक सॉल्यूशन एक जार में लिया, एक कांच के जार में लिया और उसको ऑर्गेनिज्म को क्या किया, पिन किया, किसी तरीके से टाई किया और टाई करके उसमें रख दिया। अब वो उसके अंदर एक बहुत लंबे टाइम के लिए इसी तरीके से रहेगा, ना ही तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होगी और ना ही वो खत्म होगा। यानी उससे ये हो जाएगा कि कुछ अगर ऐसा एनिमल है जिसका पोटेंशियल, जिसका बायोटिक पोटेंशियल पहले से ही कम था, जिसका नंबर्स जो थे या जिसकी डाइवर्सिटी पहले से ही कम थी, ये लास्ट ऑर्गेनिज्म बच गया था या कुछ भी इस तरीके से, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको उसकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखेंगे फॉर फर्दर साइंटिफिक स्टडीज के लिए। कहां कहां होते, क्या कहा मैंने, फॉर फर्दर साइंटिफिक स्टडीज। किस चीज के लिए होता है, फॉर फर्दर साइंटिफिक स्टडीज के लिए। जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखे होंगे, स्कूल में जो स्पेसिमेन रखे होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे म्यूजियम के ही पार्ट हैं। उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, म्यूजियम ही कहते हैं। वो सारे जो लैब्स जो बनी होती है वो एक तरीके से म्यूजियम का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने देखे कि ग्लास के स्पेसिमेन में बहुत सारे हम सैंपल्स रखे हुए देखते हैं। साथ ही इसके साथ क्या हो जाता है कि जैसे अगर हम देखने लगे कि जो छोटा एनिमल था, आपने उसको क्या किया, उसको स्पेसिमेन में अंदर करके रख दिया, लेकिन जो एनिमल बड़ा होता है, लाइक कोई बड़ा पिजन है या कोई ऐसा है जिसके अंदर स्केलेटन जो है बोनी स्केलेटन है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर के मसल मास निकाल करके हम उसके अंदर कुछ एशेस भर देते हैं, कुछ चूना वगैरह भर देते हैं जैसे, या फिर कुछ भी ऐसे रॉ मटेरियल भर करके उसकी बॉडी के एक्सोस्केलेटन को या उसकी कार्टिलेजिनस बोन के फ्रेम को हम ऐसे ही प्रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन क्या होगा, डेड होगा, और डेड होगा तो वो कहाँ रखा जाएगा, म्यूजियम के अंदर। ठीक है, आप समझ गए। नेक्स्ट आपके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन्स क्या हो जाएंगे, बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा आपका कि दिस इज द साइट फॉर कंजर्वेशन of living plants under
अप्रॉक्स नेचुरल कंडीशन। यानी कि हम क्या करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम, या किसी प्लांट को, स्पेशली ऑर्गेनिज्म में भी हम कहने लगे तो एनिमल या प्लांट में से किसको, केवल प्लांट को हम किसी ऐसी जगह पर, अब मान करके चलो कि कोई प्लांट था जिस जगह पर उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, उस कल्टीवेशन फील्ड में या उस खेत के अंदर या उस जमीन के अंदर उसका क्या हो रही है, डेंसिटी कम होती चली जा रही है। अब हमें लगता है कि अगर इस चीज को हमने प्रिजर्व नहीं किया है, कंजर्व नहीं किया, तो शायद इसका जो जीन पूल है वो खत्म हो जाएगा और जो भी डाइवर्सिटी होगी उसका लॉस होना तय है। तो हम क्या करेंगे, उसकी नेचुरल जगह से हटाएंगे और नेचुरल जगह से हटाने के बाद में उसको ले जाकर के रखेंगे बोटेनिकल गार्डन के अंदर और उनको कल्टीवेट करेंगे ताकि वहां पर उनकी ग्रोथ पॉसिबल हो सके। अब अगर हम देखें तो हमारे बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो आपके नेचुरल एटमॉस्फेयर में या नेचुरल एनवायरनमेंट में बाहर की तरफ नहीं मिलते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बोटेनिकल गार्डन के अंदर उन प्लांट्स को उनके नेचर जैसी कंडीशंस दे करके जिंदा रखा जाता है, जिनका एग्जिस्टेंस बाहरी एटमॉस्फेयर में, चाहे वो किसी भी इन्वेडिंग रीजन की वजह से हो, चाहे वो एनिमल की वजह से हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, या किसी हर्बिवोर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो, या किसी भी चीज की वजह से हो, उसको हम अब नॉर्मल कंडीशन में रख रहे हैं जहां से उसको किसी का नुकसान नहीं है। ठीक है, समझ गए आप? तो बोटेनिकल गार्डन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ बोटेनिकल गार्डन आपके रेफरेंस बुक के अंदर देखते हैं। नंबर 1 हो जाएगा आपका फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू। फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू। फेमस बोटेनिकल गार्डन, अगर हम क्यू की बारे में बात करते हैं, ये कहाँ है आपके? ये है आपका इंग्लैंड में। ठीक है, फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू हो जाएगा आपका कहां पर है? इंग्लैंड में। अगर हम बात करते हैं इंडियन बोटेनिकल गार्डन की, तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा आपका हावड़ा में। ठीक है, एक आ जाता है आपका नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका कहां है? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको क्या पता करके लेकर आना है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए 2 मैंने बता दिया आपको, जो कि आपकी बुक में सीधे सीधे लिखे हुए हैं। तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपको इसका खोज करके लेकर के आना है। पहला आपका बोटेनिकल गार्डन क्यू, जो कि इंग्लैंड में है। दूसरा आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। ठीक है, तीसरा आपका होमवर्क है कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ सुटेबल है। ठीक है, चलिए बोटेनिकल गार्डन क्या हो गया आपका? बोटेनिकल गार्डन अब वो लास्ट आपका टैक्सोनॉमिक एड था, जो आपको कहीं ना कहीं लिविंग प्लांट को कंजर्व करने के लिए या लिविंग प्लांट के स्टडी के लिए सोर्स प्रोवाइड कराता है। ये बोटेनिकल गार्डन्स जनरली हम देखते भी हैं कि जैसे बाहर के एरिया में हम जाते हैं तो बाहर जो अच्छे अच्छे बोटेनिकल गार्डन्स होंगे, जब जा करके हम विजिट करेंगे तो बहुत सारे प्लांट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो शायद हमने अपनी लाइफ में देखी भी नहीं होगी। रीज़न क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे उनका जो वो प्लांट हमें वहाँ पे ग्रो होता दिख रहा था, उनका सीरियस तरीके से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। कहाँ? उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। उस नेचुरल एनवायरनमेंट से कंजर्व करके हमने उसको वहाँ से हटाया और उसको ऐसी जगह पर जाकर के ग्रो करना शुरू किया
जहां उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा या उसको कोई कट करने की कोशिश करेगा, उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज के लिए। नेक्स्ट आपकी क्या हो गई, नेक्स्ट आपकी आ जाती है कीज। कीज क्या होती है, ये भी एक तरीके से टैक्सोनॉमिक एड ही है, टैक्सोनॉमिक एड ही होती है, जिसके अंदर आप 2 सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। कीज में क्या होता है, हर एक सेंटेंस जो होता है ये एनालिटिकल नेचर का होता है, और कीज के दोनों सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। क्या होता है, एनालिटिकल नेचर की होती है। दूसरे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। क्या होता है, एक टैक्सोनॉमिक एड ही है। चलिए, आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, चलिए थोड़े से क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चंस के अंदर। वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, चलिए बताएं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, सोचें। जब हमने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन कर लिया कि अगर उनको हम क्लासिफिकेशन नहीं करते तो उनकी स्टडी आसान नहीं हो पाती, उनकी टोटल बायो जो उनके पोटेंशियल्स हैं उनसे हम नहीं अवगत हो पाते, उनसे हम नॉन नहीं हो पाते। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रीजन जो मैंने पढ़ाते हुए आपको समझाए, वो सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है, सारी चीजें लिखना उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका असाइनमेंट है, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। लाइक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर किस तरीके से चेंजेस चल रहे हैं, पहले क्या था और अब किस तरीके से कर रहे हैं, कि नए नए ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी के साथ में कैसे नई नई चीजें इवॉल्व हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट मीट यू ऑफन। आपको क्या लगता है कि आप किसी को किस तरीके से किस बिहाफ पर क्लासिफाई करेंगे, ये आपका एज ए असाइनमेंट वर्क है, इसको भी देखेंगे। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड द पॉपुलेशन, कि इंडिविजुअल को जब हम देखते हैं तो उससे हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन को देखते हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। जैसे अगर हम कहने लगे कि डेथ बोलने लगे तो डेथ इज बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल बट डेथ रेट बिलोंग्स टू द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऐसे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं और जो कि इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं, हम सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, सारी चीजें आपने देखनी है। ठीक है, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंजीफेरा। आप इन दोनों में से कौन सा इसका सही होगा। क्या मैंने आपको रूल्स नहीं बताए थे कि दोनों नेम को किस तरीके से लिखा जाता है। इसमें क्या है, ये आपका जेनरिक नेम, ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट, इसमें कैपिटल ये भी कैपिटल, जबकि होना चाहिए क्या, पहले कैपिटल होना चाहिए, नेक्स्ट वन इज योर स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, नीचे वाला आंसर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। डिफाइन अ टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर जो चीज कैटेगरीज को रैंक को आप सर्टिफाइड करते हो या जो चीज को आप समझाते हो, जो चीज को आप इलेबोरेट करते हो, वो क्या आ जाता है, उसका टैक्सॉन होता है। कैसे करना है वो आप लोगों ने करना है, सारी चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। देन गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द टैक्सा एट द डिफरेंट हायरार्किकल लेवल। जो हमने हायरार्की देखी थी, ये KD कॉफ GS, KD कॉफ क्या करता है, GS पीता है, ये GS, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की आती है। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पर जो टैक्सा हम देखेंगे, ये क्या है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा जाएगा ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सा लिखे होंगे। तो ये सारे क्या हो जाएगा, हम किसी एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको पूरी तरीके से क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, आपको 4 एग्जाम्पल्स मैंने कराए, उसमें से किसी एक का जो एग्जाम्पल मैंने आपको एज ए होमवर्क छोड़ा उसको पूरी तरीके से अच्छे से यहाँ पे करेंगे। चलिए, करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है इसका। करेक्ट सीक्वेंस देखें, ये रहा, अभी जस्ट मैं आपको लिखा ही है, सारी चीजें आप अच्छे से कर लेंगे, देख लें इसको, देखें कैसे होना चाहिए। KD कॉफ GS, यानी ऐसे ऐसे, जबकि हमें इसमें क्या चला रखा है, इधर चला रखा, देख लें। किंगडम के बाद डिवीजन होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, फाइलम होना चाहिए, जीनस होना चाहिए और स्पीशीज होना चाहिए फैमिली के। ठीक है, तो देख लेते कौन सा हो सकता है। फैमिली, इधर देखो, फाइलम हो गया, सही है, फाइलम ऑर्डर सही है, और ये जीनस सही है, स्पीशीज सही है।
चलिए ये सही है। फाइलम है देन ऑर्डर है, यानी फाइलम है देन ऑर्डर है देन जीनस है, स्पीशीज है, ये सही है। देन किंगडम है देन ऑर्डर है और देन स्पीशीज है और देन जीनस, ये गलत हो जाएगा आपका। किंगडम है, फाइलम है, ऑर्डर है, किंगडम है, फाइलम है, ऑर्डर है, स्पीशीज है, ये भी सही हो जाएगा आपका। यानी पहले दो ए एंड सी आपका सही है और बी आपका क्या है, गलत है। ठीक है। ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेक्टली एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर द वर्ड स्पीशीज, और डिस्कस करना है आपको उसको बैक्टीरिया प्लांट्स वगैरह के साथ में अच्छे से उसको डिस्कस करना है। ठीक है। डिफाइन द अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, क्या हमने ये फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज सारी के सारी, ये इसमें कितनी है, 5। हमने कितनी एलेबोरेट की है, 7। बुक्स को रीड करेंगे, लेक्चर को देखेंगे और सारी चीजें क्या करेंगे, किस में रिलेशन होता है, कैसे होता है, क्या किसका सफिक्स होता है, क्या किस में प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, किस में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, किस में सिंप्लिसिटी ज्यादा होती है, किस में स्पेसिफिक कैरेक्टर ज्यादा मिलता है, किस में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मिलता है, सारी चीजें लिखेंगे। इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की विद द सुटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड द एनिमल। 2 प्लांट और 2 एनिमल के अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी आप देखेंगे। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है। एंड चैप्टर इज थैंक यू। उम्मीद है सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है। तो अब करना क्या है, आपने जो चीजें इसमें हमने डिस्कस करी है उनको अच्छे से देखना, अपनी बुक से, रेफरेंस बुक से अच्छे से देखना, उनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना। जो होमवर्क दिया है हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।